सभी को गुड मॉर्निंग। आज की अर्थशास्त्र की जो क्लास है, जो कल क्लास थी, एक इकोनॉमिक्स का जो सबसे कॉम्प्लिकेट टॉपिक था, राष्ट्रीय आय, उससे संबंधित हमने मोटे मोटे उसको एक प्रारूप के रूप में विभिन्न प्रकार की जो चर्चाएं थी, जितने भी एग्जाम्पल से, जितने भी विश्वविद्यालय और प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर जो एग्जाम देने वाले, उसकी समझ सिंपल और सरल तरीके से कई प्रकार से ऐसे क्लू हमने निकाले, ताकि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वो आसानी से उस कंसेप्ट को समझ सके और वो हल कर सके। इसी कड़ी के अंदर जो आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो द्वितीय श्रेणी का जो एग्जाम लिया जाता है, उसमें सामाजिक विज्ञान विषय के अंदर जो अलग अलग विषयों के अंदर जो पाठ्यक्रम है, उसमें एक अर्थशास्त्र विषय के जो पाठ्यक्रम रहता है, उस पाठ्यक्रम से संबंधित कई टॉपिक दे रखे हैं। उसमें से आज हम एक टॉपिक करेंगे जो बेसिक कंसेप्ट है, सिंपल है, जो आज तक भी जो अर्थशास्त्र का किसी प्रकार से कोई अध्ययन नहीं किया गया है, तो शुरुआत उसकी किस प्रकार से की जा सकती है, उससे संबंधित सारी चीज करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा मांग। देखिए, अर्थशास्त्र के अंदर मांग और दूसरा पक्ष इसका होता है पूर्ति। यानी ये डिमांड और सप्लाई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन के आधार पर किसी चीज का निर्धारण होता है। तो सबसे पहले ये स्टार्टिंग किस प्रकार से होंगे, मांग किसको कहेंगे, फिर मांग फलन क्या होता है, फिर मांग का नियम क्या होता है, मांग में संकुचन अथवा विस्तार क्या होता है, मांग में कमी अथवा वृद्धि क्या होती है, फिर मांग के प्रकार क्या है, फिर मांग की लोच क्या है। तो सेम दो प्रोसेस चलते हैं, एक मांग पक्ष होता है और दूसरा पूर्ति पक्ष होता है। जब मांग और पूर्ति दोनों मिल जाते हैं, कहीं न कहीं किसी भी एक निश्चित बिंदु पर दोनों का जो है बराबर होता है, वहां पर किसी चीज का निर्धारण होता है। जैसे मान लीजिए कि पर्टिकुलर वस्तु की कीमत का निर्धारण करते हैं, तो मांग और पूर्ति की शक्तियां जब बराबर होती है, तो वहां उस चीज का निर्धारण होता है। तो पर्टिकुलर हम मांग की एक शुरुआत करेंगे। सबसे पहले की डिमांड क्या होती है, मांग किसको कहेंगे और कैसे मांग बनती है। तो सबसे पहले व्यक्ति की इच्छा होती है। इच्छा के अगला जो स्टेप होता है, उसको हम बोलते हैं आवश्यकता, और उसके फिर अगला जो स्टेप होता है, उसको हम बोलते हैं मांग। इस मांग शब्द का जो है अर्थशास्त्र में बहुत ज्यादा इसका महत्व रहता है कि भाई मांग किसको कहेंगे, क्या है, किस प्रकार से मांग की इच्छा होती है। तो सबसे पहले मान लीजिए किसी पर्टिकुलर वस्तु की व्यक्ति इच्छा करता है, फिर प्रभावपूर्ण इच्छा के कारण से उस व्यक्ति की वो आवश्यकता बन जाती है, और उसके बाद में उस व्यक्ति की वो मांग बन जाती है। तो मांग किसको कहेंगे, मांग की किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे, कैसी उसकी परिभाषा है कि भाई मांग किसको कहेंगे। तो इस मांग के अंदर दो तत्व निकल के आते हैं। एक इसमें टाइम होता है और दूसरा इसमें प्राइस यानी कीमत रहती है। यानी एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत में वस्तु की जो भी मात्रा मांगी जाती है, इट इज कॉल्ड डिमांड, उसको हम मांग कहेंगे। यानी वो मांग है। यानी पर्टिकुलर एक टाइम होना चाहिए, या निर्दिष्ट टाइम होना चाहिए, या विशिष्ट टाइम होना चाहिए, और उस टाइम के आधार पर एक निश्चित कीमत होनी चाहिए। उस निश्चित कीमत पर वस्तु की जो भी मात्रा मांगी जाती है, उसको हम मांग कहेंगे। तो सबसे पहले इसकी मांग की शुरुआत होती है। अब मांग के आधार पर जो है इसका सारी चीजों का जो निर्धारण है, वो कैसे होगा, उसका हम एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे किस प्रकार से इसका एक क्रमबद्ध रूप से कैसे अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट में मांग का अर्थ, उसके बाद में मांग फलन, मांग का नियम, और मांग
मांग में कमी ऑब्लिक वृद्धि, और लास्ट नेक्स्ट स्टेप होता है मांग की लोच। एक बहुत बड़ा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जो टॉपिक है वो मांग और पूर्ति वाला। ये सारे स्टेप बाय स्टेप है, सारी चीजों को एक जनरल जो पहली बार अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं बिल्कुल सिंपल और सहज भाषा में ये सारी बातें बता दी जाएगी, ताकि किसी भी अर्थशास्त्र विषय पढ़ने से संबंधित मैं बार बार यही कहता हूं, जब तक अवधारणा के बारे में जानकारी नहीं होगी तो उससे संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हल नहीं होंगे। तो सबसे सिंपल ही बात, जैसे मैंने सबसे पहले टॉपिक मांग का अर्थ बताया कि इसमें किसी भी वस्तु की कीमत होनी चाहिए और उसके साथ में टाइम होना चाहिए। ये सारी चीजें पढ़ने से पहले थोड़ी मैं बेसिक बातों पर गौर करूंगा, इसके बारे में बताऊंगा कि अर्थशास्त्र के अंदर ये सारा जो स्टेप चल रहा है, इस स्टेप के अंदर जो है किस प्रकार से जो है इसका निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी आर्थिक चर है, छोटी क्लासों के अंदर जैसे आपने पढ़ा है कि अर्थशास्त्र के अंदर एक डायग्राम जिसको बोलते हैं, रेखा चित्र जिसको बोलते हैं, वो रेखा चित्र का बहुत ज्यादा यूज है। और हम हर आर्थिक चरों को कहीं न कहीं जो है रेखा चित्र के साथ में करेंगे। ये जो पॉइंट है जनरली वो पॉइंट जिसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। इधर ये एक्स अक्ष है, इधर ये वाई अक्ष है, ये जैसे वाई ले लिया, इधर जैसे एक्स ले लिया। तो इस एक्स अक्ष पर और इस वाई अक्ष पर जो भी चीज बताएंगे वो दोनों चीजें धनात्मक होती है। ये छोटी क्लासों में बताया होगा, दोनों चीज प्लस प्लस लेते हैं। यहां जो है एक माइनस लेंगे एक प्लस लेंगे, यानी एक चीज पॉजिटिव रहेगी तो दूसरी चीज नेगेटिव रहेगी। इधर जो लेंगे एक प्लस लेंगे तो एक माइनस लेंगे और दोनों यहाँ माइनस माइनस लेंगे। तो जनरली अर्थशास्त्र के अंदर ये फर्स्ट और सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, इन चार जो ब्लॉक हैं, ब्लॉक में से चार में से ये दो खंड जो है ज्यादा काम में आते हैं, बाकी ये दो खंड किसी प्रकार से जो है काम में नहीं आते हैं। इतने आर्थिक वैल्यू जो है नहीं रहती है। 90% तो लगभग ये फर्स्ट कॉलम ही काम में आता है। अब इस ब्लॉक के अंदर कोई भी हम जैसे आर्थिक चर को बताएंगे, जैसे आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मांग, तो मांग के अंदर जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मांग और कीमत में कैसा संबंध है, जैसा संबंध होगा ऑटोमेटिकली वहां पर उसकी ऐसी तस्वीर बन जाएगी, फोटो बन जाएगी। ये बहुत ही बेसिक चीज है और हर एक किसी किताब में नहीं लिखी गई है, सब पढ़ने के बाद में, मंथन करने के बाद में समझ में आती है कि जो भी चर लेंगे भाई, एक्स अक्ष पर जो चर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम मांग ले रहे हैं, किसी वस्तु की मांग ले रहे हैं, और वाई अक्ष पर जो कीमत ले रहे हैं, तो मांग और कीमत के बीच में किस प्रकार का संबंध रहता है, उस संबंध को इस खंड के अंदर जो है वो प्रदर्शित करेगा। जैसा संबंध है ऑटोमेटिकली स्वतः ही उसके अनुसार उसकी तस्वीर बन जाएगी, चित्र बन जाएगी, रेखा चित्र। कभी कभार क्या होता है कि वो चीज माइनस में चली जाती है, तो जैसे सीमांत उपयोगिता का वक्र होता है, तो वो इस एक्स के नीचे वाले खंड के अंदर कभी आता है। तो कभी कभी जो है इस खंड का भी यूज करते हैं, जो चीज प्लस और माइनस, यानी एक चीज माइनस में बता रहे हैं दूसरी प्लस में बता रहे हैं, तो वो इस खंड के अंदर आएगी। तो सारी चीज यही चीज है, हमेशा मैंने बताया कि ये सारी चीज बेसिक है कि भाई मान लीजिए बार बार सारी किताबों के अंदर जो चित्र बने हुए, रेखा चित्र बने हुए, डायग्राम बने हुए, ये कैसे बनते हैं, क्या चीज है। तो अधिकांश 5 महीने पढ़ने के बाद, 6 महीने पढ़ने के बाद में बच्चे की वो समझ डेवलप नहीं होती विद्यार्थी की, ये क्या चीज कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले उसकी ओरिजिन पॉइंट को उठाइए, मूल बिंदु को, कि हम कोई न कोई जो है दो चर लेते हैं, उन दो चरों के बीच में कोई न कोई संबंध पाया जाता है, और कैसा संबंध पाया जाता है उस संबंध के अकॉर्डिंग यहाँ उसकी तस्वीर बन जाएगी। ये एक थोड़ी बेसिक चीज है, उस बेसिक चीज को मैंने यहाँ मेंशन किया है, तो इसलिए इस बातों को ध्यान रखिए। अब दूसरा आता है मांग फलन। जैसे पहले मांग का अर्थ हो गया, उसके बाद में मांग फलन होता है। अब सबसे पहले अर्थशास्त्र में बहुत सारे
फलन होते हैं। देखिए मेन चीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारी अवधारणाओं को समझने की एक थीम है, वहां से इसकी शुरुआत होती है और उसी के अनुसार इसका जो है निर्धारण रहता है और शुरू से लेकर एंड तक इसका क्या बैक इतिहास रहा है, किस प्रकार से धीरे 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 कर्मिक रूप से समय बदलता गया, उस पर जो सुधार होता गया और आज लेटेस्ट उसका क्या कंसेप्ट चल रहा है। तो मांग फलन यानी सबसे पहले फलन का जैसे इसका एग्जांपल होता है, डिमांड इज एक्स फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कोमा प्राइस ऑफ वाई वाई एफ टी एच। इस प्रकार से एन वेरिएबल हो सकते हैं। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत में हम करते हैं तो उसमें जैसे उपयोगिता से शुरू करते हैं, तो उपयोगिता फलन, फिर मांग फलन, पूर्ति फलन, उत्पादन फलन, लागत फलन, आगम फलन। तो कई बार बहुत सारे फलन होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फलन का मतलब होते हैं दो चर होते हैं, बराबर के इधर जो चर होते हैं उन चरों को अर्थशास्त्र में स्वतंत्र चर बोलते हैं। कौन से चर कहलाते हैं? स्वतंत्र। और बराबर इधर जो होते हैं उसको कहते हैं आश्रित चर या परतंत्र चर भी कहते हैं। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो सीधा सा मतलब है जैसे एक तरह से गणितीय फलन है कि भाई दो चरों के, फलन का मतलब है व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन किसको कहेंगे, फलन किसको कहेंगे। तो दो चरों के बीच में जो पाए जाने वाले पारस्परिक फलनात्मक जो संबंध होता है उन संबंधों को ही हम फलन कहते हैं। अब ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। फलन का मतलब क्या होगा? बराबर के इधर कोई चर होगा, बराबर के इधर चर है। बहुत ही मैं एक बेसिक चीज बता रहा हूं, ये इन चरों के बीच में कोई न कोई रिलेशन पाया जाएगा जिसको हम फलन कहेंगे। तो यहाँ फलन, अब फलन कई प्रकार के होंगे। जैसे यहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं मांग फलन, तो उसी अकॉर्डिंग जिस सेंस में ये आ रहा है उसी को आप इसमें इनपुट कर दीजिए, मांग फलन की डेफिनेशन बन जाएगी। आगे आप उपयोगिता फलन पढ़ेंगे तो उपयोगिता फलन की बातें इसमें इनपुट कर दीजिए, वो थीम बन जाएगी। उत्पादन फलन है तो उत्पादन के सेंस में कर लीजिए, वो बन जाएगी। लागत फलन है तो लागत के सेंस में कर लीजिए, वो बन जाएगी। तो इस प्रकार से केवल ट्रेंड यही रहेगा, थीम यही रहेगी, केवल उसकी जगह बदल जाएगी कि वो किस रेफरेंस में यूज कर रहे हैं। तो सीधा सा मतलब है फंक्शन अथवा फलन का क्या मतलब हुआ? फलन का मतलब हो गया दो चरों के बीच, हम दो चर कौन कौन से हुए? एक स्वतंत्र चर है, दूसरा आश्रित चर है। ये दो चरों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक एवं फलनात्मक संबंधों को ही फलन कहते हैं। जैसे मांग फलन। अब यह मांग फलन की डेफिनेशन या परिभाषा देनी है, तो ये जो चर होते हैं इनको बोलते हैं मांग को निर्धारित करने वाले चर कहलाते हैं। अर्थशास्त्र में स्वतंत्र मांग निर्धारक चर है ये। जैसे पी एक्स, पी वाई, वाई, एफ, टी और एच, इन सब के मान हैं डी एक्स। ये छोटा एक्स कहता है, इसका मतलब एक्स वस्तु की मांग है। अब एक्स वस्तु की मांग किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये सारी बातें यहाँ दी हुई है। जैसे एक्स वस्तु की कीमत पर, वाई वस्तु यानी संबंधित वस्तु की कीमत पर, वाई का मतलब उपभोक्ता की आय पर, एफ का मतलब फैशन पर, टी का मतलब टेस्ट यानी उसकी रुचि पर, हैबिट यानी आदत पर। इस प्रकार के एन वेरिएबल हो सकता है जो किसी भी वस्तु की मांग को निर्धारित करेंगे। उस वस्तु की मांग को निर्धारित करने का ये सारा सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण कारण हो जाता है। तो कुल मिला के जो है इधर जो चर है जिसके कारण से मांग जो है निर्धारित होती है, मांग जो है फलन ये निर्धारित होता। तो फलन से सीधा तात्पर्य वही था कि भाई दो चर होंगे। दो चर कौन कौन से? स्वतंत्र चर है, आश्रित चर है। अब उन दोनों के बीच में कैसा संबंध पाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। अब ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो परिवर्तन होता है, अर्थशास्त्र के अंदर परिवर्तन शब्द एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे परिवर्तन आता है, इस परिवर्तन के अंदर दो शब्द और छिपे हुए रहते हैं। चेंज जो होता है या तो कमी होगी और या वृद्धि होगी। तो हमेशा जो है
परिवर्तन इन स्वतंत्र चरों में पहले होगा, इसका इफेक्ट, प्रभाव जो है आश्रित चरों पर मापे जाएंगे। यही जो है मेन इसका मांग फलन का आधार है कि भाई कोई भी पहला परिवर्तन होगा, जैसे एक्शन, कोई भी क्रिया होगी तो स्वतंत्र चरों में होगी और उसका इफेक्ट यानी प्रभाव जो आएगा वो आश्रित चरों पर आएगा। तो ये सारे मांग को निर्धारित करने वाले स्वतंत्र चर है। इन चरों में परिवर्तन आएगा जिसके कारण से उसकी मांग मात्रा में भी परिवर्तन आएगा। तो यहाँ सीधा सा मतलब है भाई मांग फलन किसको कहते हैं, तो स्वतंत्र मांग निर्धारक चरों एवं वस्तु की मांग मात्रा के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक एवं फलनात्मक संबंधों को ही मांग फलन कहते हैं। बस ये ट्रेंड रह गया है, केवल यहाँ मांग से संबंधित अब मांग डाल दिया गया। अब उत्पादन फलन का पूछेंगे तो हम यहाँ उत्पादन के साधन ले लेंगे, उधर उत्पादन की मात्रा हो जाएगी, उनके बीच में कैसा संबंध पाया जाता है वहाँ उत्पादन फलन का डेफिनेशन बन जाएगी। उपयोगिता फलन पढ़ना है तो हम यहाँ क्या लेंगे, किन्हीं वस्तुओं का उपभोग की मात्राएं होगी, उपभोग की वस्तुओं की मात्रा यानी एक्स वस्तु की उपभोग और वाई वस्तु की उपभोग मात्रा एवं उपभोग की उपयोगिता के बीच में पाए जाने वाले जो संबंध है उन संबंधों को उपयोगिता फलन कह देंगे। तो जहां जिस सेंस में आएगा केवल ट्रेंड यही रहेगा, बीच में बराबर है, ये तराजू के दो पलड़े हैं, एक इधर है इधर है, जैसे इसमें कुछ चेंज किया उसका इफेक्ट इस पे आएगा। तो ये सबसे बेसिक चीज है, यहाँ से हम डिराइड करके सारी चीजों को उद्भव करेगा और ये बहुत बड़ा थीम है, इसी में सारी चीज निकलेगी। वस्तु की जो मांग है उस मांग में संकुचन अथवा विस्तार कैसे होता है, वस्तु की मांग में कमी अथवा वृद्धि कैसे होती है, फिर मांग की लोच में किस प्रकार से चेंजेज आता है, कैसे हम उसका सापेक्ष माप पढ़ते हैं। तो सारा थीम यहीं से स्टार्ट होता है। तो मांग फलन का ये सिंपल ही अर्थ हो जाता है कि किस प्रकार से इसका आधार पर पढ़ेंगे। तो ये एक सिंपल ही मांग फलन मैंने बताया कि फंक्शन से जो है किस प्रकार से शुरुआत करके ये सारी चीजें उसका उद्भव करते हैं और उसका निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहली चीज मांग का मीनिंग हो गया, सेकंड स्टेप में आया मांग फलन, उसका मीनिंग हो गया। अब तीसरा है मांग का नियम। मांग का नियम यानी थर्ड स्टेप में मांग का नियम किसे कहेंगे। अब मांग का नियम भी जो है मांग फलन से ही निकलेगा, क्योंकि सबसे पहले ये मांग का जो नियम दिया था वो 1890 ईस्वी में मार्शल महोदय द्वारा दिया गया था। एडोल्फ मार्शल द्वारा जो है ये दिया गया था। दोनों नियम दिए थे, एक नियम था मांग का नियम और दूसरा दिया था पूर्ति का नियम। दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट रहते हैं, दोनों पक्ष आ जाते हैं। तो मांग का नियम का मतलब सीधा मांग फलन से यानी डिमांड एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, वाई एफ टी एच, इस प्रकार से एन वेरिएबल हो सकते, ये मांग फलन है। तो 1890 में जो मार्केट की स्थिति थी, बाजार की स्थितियां थी, उस समय जो अध्ययन किया गया वहां की तात्कालिक जो परिस्थितियां थी उनको देखकर महान अर्थशास्त्री ने विचार, उन्होंने कहा कि बाजार के अंदर हम जाते हैं, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग मात्रा घटती है, और अगर कीमत घटती है तो उसकी मांग मात्रा बढ़ती है। ऐसा उन्होंने स्टडी किया, अध्ययन किया और ऐसा देखा गया है और आज भी जनरली हम ऐसा व्यवहार के अंदर देखते हैं। उन्होंने एक शब्द दिया सेटेस पेरेबस, जिसको हम बोलते हैं अन्य बातें समान रहने पर, यानी मांग, किसी वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले जो अन्य घटक पड़ते हैं आज आधुनिक टाइम में कि संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, फैशन, हैबिट, टेस्ट यानी रुचि, तो उन सभी चरों को उन्होंने क्या बोल लिया था, अन्य बातें समान रहने पर। ये इन सब को बोल दिया अन्य बातें समान
रहने पर, यानी एवरीथिंग इज कांस्टेंट, सेटिस पेरिबस, यानी वो संबंधित रहेगी। जैसे मान लीजिए उपभोक्ता के पास क्या हो गया, केवल इन दो बातों का ही अध्ययन रह गया, इन सबको कांस्टेंट मान लिया, इसके ऊपर हेड पैनल दिया गया कि ये सारी अदर थिंग इज कांस्टेंट, यानी अन्य बातें समान रहने पर यदि बाजार के अंदर किसी वस्तु के भाव बढ़ते हैं यानी कीमतें बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। और मान लीजिए कीमत कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो है मांग उसकी जो है बढ़ जाएगी। तो ऑटोमेटिक जो है इन बातों का निर्धारण हो जाएगा कि किस प्रकार से जो है इसमें चेंजेस हो जाएगी। तो केवल ये कांस्टेंट मानने के बाद लास्ट में एक ही बच गया, डिमांड एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, ये दो ही चर बच गए, क्योंकि दूसरी बातें सब स्थिर मान ली गई है। तो किसी वस्तु की कीमत में जैसे परिवर्तन आएगा, यानी अगर मान लीजिए बाजार के अंदर अन्य बातें समान रहने पर कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है, और कीमत घटेगी मांग बढ़ेगी। अर्थात प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा संबंध है, ऋणात्मक संबंध है, नेगेटिव रिलेशन पाए जाते हैं। यानी ये चीज कीमत बढ़ती है तो डिमांड घटती है, और कीमत घटती है तो डिमांड बढ़ती है। दो चर है, एक कीमत है, दूसरा मांग है, दोनों को ऑपोजिट साइड का रिलेशन पाया जाता है कि भाई कोई भी चर में, जैसे बाजार के अंदर किसी चीज के भाव बढ़ जाते हैं, कीमतें बढ़ जाती है, तो उसके अंदर जो मांगने खरीदने वालों की संख्या है वो कम हो जाती है। ऐसा जनरली देखा भी जाता है, बाजार में देखते ही हैं, पर्टिकुलर किसी चीज के भाव बढ़ गए तो बाजार के अंदर ये सारी जगह जो है रूमर फैलता है, कहते हैं भाई कि बाजार के अंदर महंगीवाड़ा हो गया है, तो कुछ समय के लिए उस चीजों को हम कर देते हैं। जैसे बाय दी फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे ही बरसात का मौसम सीजन शुरू हुआ और प्याज की कीमत जैसे मान लीजिए 200 रुपये केजी हो गया, तो लोग क्या करेंगे, अचानक जो 20 रुपये किलो मिल रहे थे वो 200 रुपये किलो हो गया, तो लोग क्या करेंगे, उसकी जो डिमांड करनी है वो डिमांड कम हो जाएगी, उनकी मांग कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि बाजार में उसके भाव बढ़ गए हैं, कीमतें बढ़ गई है, तो कुछ समय के लिए वेट करेंगे, महंगीवाड़ा हो गया इसलिए उसको कम कर देंगे, खरीदेंगे। यानी पहले जैसे घर रसोई के अंदर 2 केजी किलो लेके जा रहे थे प्याज, अब आधा किलो लेके जा रहे हैं। उसका कारण क्या, रीजन क्या है कि बाजार के अंदर किसी चीज की अगर कीमतें बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और कीमतें घट जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए इसका ऑपोजिट ले लीजिए, जैसे पहले टमाटर की जो है वो टमाटर 200 केजी होगा, अब मान लीजिए 10 रुपये केजी के हिसाब से खूब मिल रहे हैं बाजार के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग भी उसका हम कंजप्शन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब भाव बढ़ जाते हैं तो उसकी मांग कम करना कर देते हैं, जब भाव घट जाते हैं तो उसकी मांग ज्यादा करते हैं। तो इस प्रकार से 1890 के आसपास जो बाजार की स्थितियां थी उन्हीं को देखकर प्रोफेसर मार्शल महोदय द्वारा ये नियम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एक सिंपल चीज़ है। इस चीज़ को भी प्रूफ करेंगे कैसे मांग का नियम होता है, किस प्रकार से भाव बढ़ते हैं, रेखा चित्र की सहायता से इसको सिद्ध करके बताएंगे। तो ये मांग का नियम है कि भाई किस प्रकार से मांग का नियम बाजार के अंदर काम करता है। जस्ट इसका उल्टा भी साथ साथ में दोनों नियम दिया था, पूर्ति का नियम भी दिया था। अब पूर्ति में भी क्या है, दो चर है, एक तरफ प्राइस है और दूसरी तरफ सप्लाई है। इधर प्राइस है और ये डिमांड है, तो मांग और पूर्ति के बीच में तो ऋणात्मक संबंध है, लेकिन इन दोनों के बीच में धनात्मक संबंध पाया जाता है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी वैश्विक अर्थशास्त्र की बहुत बड़ा एक टॉपिक के पिलर है, मांग और पूर्ति वाला। ये जो मांग और पूर्ति का कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाता है, लगभग जो है 30% जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस वो कवर हो जाता है, और आगे के जितने भी जो सिद्धांत है अर्थशास्त्र के अंदर वो सारी इसी बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो पूर्ति का नियम में क्या था, उन्होंने वही सेम रिपीट किया था कि भाई बाजार के अंदर अन्य बातें समान नहीं, यानी पूर्ति का नियम है तो पूर्ति फलन होगा। अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है, अगर किसी वस्तु की कीमत घटती है
तो पूर्ति भी घटती है। यानी पूर्ति वाला जो सिस्टम है वो विक्रेता की तरफ है, बेचने वालों की तरफ से है, और ये क्रेता की तरफ से है। ये दोनों का सोचने का अलग है। इसमें तो क्रेता यानी किसी वस्तु का क्रय करने वाला व्यक्ति है, उस सेंस में दिखता है, और पूर्ति का नियम है यानी फर्म जो उत्पादन करती है वो बेचती है, तो उस सेंस में यानी बेचने वाला आपूर्तिकर्ता के रूप में जो होता है उस सेंस में देखा जाता है। तो जनरली इन दोनों में पॉजिटिव संबंध रहता है कि जैसे जैसे बाजार के अंदर किसी भी चीज प्रोडक्ट का भाव बढ़ता है तो ऑटोमेटिक उसका उत्पादन फर्में जारी रहेगी, उत्पादन करेगी, स्टॉक को बढ़ाएगी, आपूर्ति को बढ़ाएगी, क्योंकि उसका प्रोडक्ट जो है वो ऊंचे दामों पर बिक रहा है और उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। और जैसे उसकी कीमतें घट जाती है मार्केट के अंदर तो ऑटोमेटिक क्या करेगी फर्म, उसका जो है प्रोड्यूसर जो है उसकी सप्लाई को घटा देंगे। तो दोनों एक ही दिशा में घट बढ़ रहे हैं, अर्थात इसमें दोनों के बीच का जो संबंध है, दोनों चरों के बीच में, दोनों आर्थिक चरों के बीच में संबंध है, वो संबंध धनात्मक संबंध रहेगा, पॉजिटिव रिलेशन रहेगा, जबकि डिमांड वाले के अंदर ऋणात्मक संबंध रहता है। तो इस प्रकार से मांग और पूर्ति का नियम, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल बनता है भाई मांग और पूर्ति का नियम देने वाले कौन से अर्थशास्त्री थे। और एडोल्फ मार्शल जो है 1890 में इनकी एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक दी थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत नाम की किताब थी। उन किताब के अध्ययन किया। उस अध्ययन के बाद में उन्होंने दो नियम दिए, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, मैंने पूरा व्यवस्थित बता दिया गया है। इसमें क्या करना है कि जो भी मांग फलन बनेगा या पूर्ति फलन मिलेगा, जो अन्य बातें हैं उनको कांस्टेंट रख लेंगे। यानी मार्शल खुद की जो शब्दावली है वो है सेटेस्ट पेरिबस, यानी अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसी वस्तु की मांग मात्रा में कमी होगी, और यदि उस वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसी वस्तु की मांग मात्रा में जो है वृद्धि हो जाएगी। पर्टिकुलर हम किसी का भी एग्जाम लेकर देख सकते हैं, बाजार के अंदर कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, या मान लीजिए जैसे यहाँ टमाटर की कीमत ले लिया और ये टमाटर की मांग है, तो टमाटरों की कीमतें बढ़ जाती है तो खरीदने वालों की संख्या कम हो जाएगी, यानी उसकी मांग कम करेंगे, और टमाटर सस्ते हो जाते हैं। प्राइस ऑफ एक्स का मतलब टमाटर की कीमत, और ये एक्स ऑफ डिमांड का मतलब है टमाटर की मांग मात्रा। तो जैसे इसकी कीमत यानी 10 रुपये केजी हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो आधा किलो टमाटर ले जा रहे हैं वो 2 किलो लेके जाएंगे, यानी उनकी मांग बढ़ जाएगी। इन दोनों के बीच में नकारात्मक संबंध, ऋणात्मक संबंध, विपरीत संबंध, उल्टा संबंध पाया जाता है। इंग्लिश में एक ही शब्द यूज किया जाता है, नेगेटिव रिलेशन। इन दोनों के बीच में कैसा संबंध रहता है, वो ऋणात्मक संबंध रहता है भाई, उल्टा संबंध रहता है। अब इसका डायग्राम बना के, चित्र बना के हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है, जो नियम हमने दिया है, सिद्धांत दिया है, उसको वेरीफाई करके बता दीजिए कि किस प्रकार से। हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि किस प्रकार उसकी कीमत बढ़ेगी, और एक तालिका बनाकर उसको चित्र बनाकर सिद्ध करेंगे कि मांग का नियम वास्तव में फॉलो हो रहा है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक तालिका बनाते हैं छोटी सी, इसके अंदर प्राइस यानी कीमत लेते हैं। इधर हम क्वांटिटी, जिसको हम डिमांड भी कह सकते हैं, डी भी कह सकते हैं। क्वांटिटी का मतलब उपभोग की मात्रा है, मांग की मात्रा है, उस मांग की मात्रा से संबंध है। अब मान लीजिए किसी वस्तु को हम एज्यूम करके ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए टमाटर की कीमत ऐसे ले लीजिए 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, इस प्रकार से कीमत बढ़ रही है। तो उसकी मांग हम किस प्रकार से लें, डिमांड यानी उसकी क्वांटिटी यानी मात्रा कैसे लें कि जब 10 रुपये केजी होगा तो उसकी मात्रा जैसे 50 होगी, फिर कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग मात्रा घट जाएगी, 40 हो जाएगी, फिर कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग मात्रा घट जाएगी, फिर कीमत बढ़ेगी तो और मात्रा घट जाएगी, फिर कीमत बढ़ेगी तो और मात्रा घट जाएगी। अब देखिए इस तालिका को देखकर जो मैंने डेफिनेशन दी है, जो मैंने परिभाषित किया गया है, बिल्कुल सहज और सिंपल भाषा में देखिए, उसी को जैसा सिद्धांत था उस सिद्धांत को मैंने यहाँ इंटरप्रिटेशन किया है कि भाई हम इस तालिका को देखकर मांग का नियम का जो परिभाषा है कि अन्य बातें समान है, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसकी मांग मात्रा घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। जस्ट इसका उल्टा,
यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है, नीचे से ऊपर की तरफ लो, तो उसकी मांग मात्रा निरंतर लगातार बढ़ती जाती है। यानी एक क्लियर कंसेप्ट है कि जैसा इसकी डेफिनेशन परिभाषा है कि बाजार के अंदर अन्य बातें समान रहने पर केवल उन्होंने यही लिखा है कि डिमांड यानी एक्स इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, बाकी तो एवरीथिंग इज कांस्टेंट। तो ये स्वतंत्र, ये आश्रित चर है, ये स्वतंत्र चर है। सबसे पहले एक्शन किस में होगा, इसमें, और इसका इफेक्ट इस पर आएगा। जैसे मैंने फंक्शन बताया था, बहुत सारे फंक्शन है, केवल आप फंक्शन समझ में आ गया तो काफी कुछ जो मैटर आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो गया, वो सारी बातें इसमें से सिद्ध हो जाती है। तो मेन चीज कोई भी कंसेप्ट की थीम को समझना है, फिर ऑटोमेटिक वो सारी चीज क्लियर है। जब बेसिक चीज नहीं आती है तो आप 1000 बार उसमें कोशिश करते हैं, बार 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 बार, फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसका ट्रेंड नहीं पता चलता है, भाई शुरुआत कहाँ से और एंड कहाँ से। अब इसी तालिका को अगर मैं रेखा चित्र पर जो है रिप्रेजेंट करता हूं, तो किस प्रकार से जो है उसकी चित्र बनाएंगे। अब जैसे मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष पर मैं क्वांटिटी लेता हूं, जिसको हम जनरली डिमांड भी कह सकते हैं, मांग भी कह सकते हैं। मांग को जनरली क्यू यानी मात्रा से लेते हैं। अब इस अक्ष पर जो है प्राइस लेते हैं, कीमत लेते हैं। तो कीमत और वस्तु की मांग मात्रा के बीच में कैसा संबंध है, जैसा संबंध होगा उसी के अनुसार यहाँ फोटो बन जाएगी, उसकी तस्वीर बन जाएगी उसकी क्लियर। तो देखिए जैसे हम प्राइस है, तो प्राइस के तो अंदर जैसे मान लीजिए छोटी क्लासों में बताया डायग्राम की, यहाँ 10 लो, यहाँ 20 लो, पैमाना नहीं लेते, 30, 40, 50, 60, इस प्रकार से हो सकता। और इधर भी है, तो जैसे मान लीजिए ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, 40 है, 50 है, 60, इस प्रकार से हो सकता। तो अब देखिए पहला पॉइंट कहाँ, पहला संयोग है, पी तो है उसकी 10 और डिमांड कितनी है, इस 10 पर जो है डिमांड कितनी है, 50। दूसरा है कीमत फिर बढ़ी 20 और उसकी डिमांड कितनी है, तो इस प्रकार से ये दूसरा पॉइंट यहाँ 40 पे। फिर कीमत बढ़ी 30, कितनी है, 30। फिर कीमत 40 है, कितनी है, 20। फिर 50 पे कीमत कितनी है, 10। ये है कि नहीं है। छोटी क्लासों के अंदर जिस प्रकार से अगर इस रेखा को मैं मिला देता हूं, इसी बिंदुओं को मिला देता हूं, इसी को कहते हैं मांग वक्र, डिमांड कर्व। मांग यानी हमने सबसे पहले सिद्धांत यानी इस फलन से हमने डिराइव किया कि भाई मांग का नियम क्या है। प्रोफेसर मार्शल महोदय द्वारा दिया गया कि अन्य बातें समान रहने पर यदि बाजार के अंदर भाव किसी वस्तु के बढ़ते हैं तो उसकी मांग मात्रा कम हो जाती है, और अगर उसके कीमतें यानी भाव घटते हैं तो उसकी मांग मात्रा बढ़ जाती है। अब किस प्रकार बढ़ती है, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, उदाहरण लेके बता दिया गया कि धीरे धीरे इसको इधर हम कीमतें बढ़ा रहे हैं, इधर उसकी मांग घट रही है, वापिस इधर से पढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे उसकी कीमतें घट रही है वैसे वैसे उसकी मांग बढ़ रही है। अब इसी तालिका को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस प्रकार का एक चित्र यानी मिलेगा। इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो इस प्रकार से मांग वक्र का व्युत्पन्न करते हैं, डिराइव्ड एंड डिमांड करो, यानी किस प्रकार से मांग वक्र का निर्धारण होता है। ये इसकी सारी बेसिक चीजें जहां से निकल के ये सारी चीज सिद्ध होती है, इसको हम जो है मांग का नियम कहेंगे। यानी ये ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हमने सिद्धांत दिया है, भाई सबसे पहले फंक्शन किया था, फंक्शन के बाद में मांग फल डिमांड फंक्शन किया था, हम डिमांड फंक्शन पढ़ रहे तो डिमांड फंक्शन के आधार पर ही जो हमने मांग का नियम का व्युत्पन्न किया। तो सेम प्रोसेस जैसे ये मांग का नियम है, वैसा का वैसा पूर्ति का नियम भी होगा, लेकिन उसका एक अलग टॉपिक है, उसमें अलग कंसेप्ट के अंदर सारी चीज पढ़ेंगे, ये सारे इसका निर्धारण करेंगे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर शुरू तक जो इसकी बेसिक चीजें क्या है, मैन उन बेसिक चीजों को देखकर हमें आगे की तरफ बढ़ना है, और धीरे 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 क्रमिक रूप से एक चीज आएगी, दूसरी चीज आएगी, तीसरी चीज आएगी। जैसे मान लीजिए अब इसके मोटा मोटा वापस अपन पॉइंटों पर वापस फोकस डालें, तो शुरू में व्यक्ति किसी बाजार के अंदर जा रहा था, जहां भी उसकी नजर पड़ी शोरूम में, तो सबसे पहले उसकी इच्छा हुई। इच्छा के बाद में अगर इच्छा दबावपूर्ण हुई, प्रभावपूर्ण हुई, तो धीरे धीरे इच्छा फिर किस में कन्वर्ट हो गई, बदल गई आवश्यकता में।
फिर उस चीज की आवश्यकता हुई, आवश्यकता के बाद में किसी भी समय विशेष पर उसकी मांग जो है उसकी प्राइस हुई, और वही आवश्यकता आगे जाकर मांग में बदल गई। तो वहां से मांग की शुरुआत होती है। सबसे पहले मांग की जो शुरुआत होती है, अब मांग किसको कहेंगे? सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, वापस उन्हीं चीजों को मैं वापस दोहरा रहा हूं। मांग किसको कहेंगे? यानी किसी विशिष्ट समय जिसमें मांग के अंदर दो होता है, एक टाइम यानी समय होना चाहिए, और दूसरा प्राइस। ये दो बातें इंक्लूड रहती है। तो एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा ही उस वस्तु की मांग कहलाती है। इट इज कॉल्ड डिमांड, उसको हम डिमांड कहेंगे। फिर मांग फलन क्या है? फलन जहां शब्द आते हैं वहां दो चर होते हैं, एक स्वतंत्र चर रहता है, दूसरा आश्रित चर रहता है। तो हम मांग फलन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मांग फलन जो मार्शल महोदय ने दिया था, केवल उस वस्तु की कीमत और उस मांग मात्रा के बीच के संबंध को ही बताया था, उसके अलग कोई नया नहीं बताया था। तो ये सबसे पहले स्टार्टिंग है। अब उसके बाद में फिर समय चेंज गया। मार्शल महोदय के बाद में जो उसके पूर्वगामी जो अर्थशास्त्री आए थे, हिक्स और एलन और स्लट्सकी महोदय, उन्होंने इसको थोड़ा एक्सपांसन कर दिया था। और एक्सपांसन के बाद में आज आधुनिक मांग फलन का, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, वो इस प्रकार से मांग फलन का भी धीरे धीरे क्रमिक रूप से उसका विकास होता है। तो अब जैसे इनका तीनों का मैं क्रमिक रूप से एक साथ बता रहा हूं कि किस प्रकार से जो है मांग फलन में भी चेंजेज आया गया है। सबसे पहली चीज जो मार्शल महोदय द्वारा दी गई थी, मार्शल महोदय का जो मांग फलन था, डिमांड इज एक्स इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, ये फर्स्ट स्टेप का था। उसके बाद में सेकंड जो पूर्वगामी अर्थशास्त्री आए थे, वो डिमांड ऑफ एक्स इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई और वाई, इन तीन चरों को लेकर मांग फलन दिया था। और तीसरी कैटेगरी के उसके बाद में आज हम मॉडर्न टाइम में देखेंगे आधुनिक मांग फलन। तो यहाँ डिमांड फंक्शन का जो प्रारूप है, स्वरूप है, वो चेंज हो गया। प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, वाई एफ एच टी पब्लिक पॉलिसी, पॉपुलेशन, इस प्रकार से एन वेरिएबल हो सकते हैं। ये समय के साथ में तीनों परिवर्तित हो गए थे। ये 1890 के आसपास जो मार्शल महोदय आए थे, ये 1930-34 के आसपास जो हिक्स एलन महोदय ने दिया गया था। अब ये मॉडर्न है, आधुनिक मांग फलन का प्रारूप है ये, कि किस प्रकार से जो होता है। मार्शल ने तो केवल किसी एक वस्तु की मांग और एक वस्तु की कीमत को ही आधार माना। जैसे बाय द फॉर हम एग्जांपल ले रहे, बाजार के अंदर गए, एक पंखे का एग्जांपल लेते हैं, जैसे फैन है। तो अगर मान लीजिए बाजार के अंदर पंखे की कीमतें में वृद्धि होती है तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और पंखे की कीमत में कमी होती है तो उस पंखे की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इनका अध्ययन करना ही मार्शल तक सीमित। अब उसके बाद हिक्स और एलन ने कहा कि नहीं नहीं, बाजार के अंदर केवल उस वस्तु की कीमत ही उसकी मांग को प्रभावित नहीं करती है, उसके अलावा और भी मांग को निर्धारित करने वाले चर है। जैसे यहाँ तीन चर दिए गए हैं। पी एक्स यानी ये पंखे की कीमत है, पी वाई का मतलब है पंखे की संबंधित वस्तु, पंखे से मिलती जुलती वस्तु, यानी जहाँ रिलेटेड गुड आती है अर्थशास्त्र में, संबंधित वस्तु, उसमें दो वस्तुएं छिपी हुई रहती है। एक वस्तु को बोलते हैं स्थानापन्न वस्तु और दूसरी वस्तु को बोलते हैं पूरक वस्तु। स्थानापन्न वस्तु का मतलब इस शब्द से इस शब्द से ही क्लियर हो जाता है, जो हिंदी मीडियम के है वो आराम से स्थानापन्न या प्रतिस्थापनापन्न, यानी एक के जगह हम दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इस प्रकार की अगर कंडीशन आती है तो वो वस्तुएं प्रतिस्थापन वस्तुएं कहलाती है। दूसरी है कंप्लीमेंट्री यानी पूरक वस्तु। जब तक दोनों वस्तुएं मिलेगी नहीं
तब तक जाकर किसी भी मांग को पूरा नहीं किया। यानी इन वस्तुओं के अंदर क्या होती है, जॉइंट डिमांड रहती है, संयुक्त मांग। मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा। जैसे मान लीजिए स्थानापन्न वस्तु होती है, उसको कहते हैं हम चाय और कॉफी। और कंप्लीमेंट्री यानी पूरक वस्तुओं का उदाहरण रहता है तो कार एवं पेट्रोल। चाय और कॉफी का मतलब जैसे मान लीजिए बाजार के अंदर किसी भी वस्तु का, यानी चाय की कीमतें बढ़ जाती है लगातार, तो लोग क्या करेंगे, उसके अल्टरनेट ढूंढेंगे। तो चाय की कीमतें बढ़ने के कारण से लोग क्या करेंगे, कॉफी पीना शुरू कर लेंगे, क्योंकि बाजार के अंदर चाय बहुत महंगी हो गई है। तो चाय की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया है किसने, कॉफी को। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि उसकी पर्टिकुलर कीमतें बढ़ गई चाय की। उसी प्रकार से दूसरी जो वस्तु आती है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स यानी पूरक वस्तु, वो दोनों मिलकर किसी भी वस्तु की मांग को पूरा करते हैं। अगर मान लीजिए पेट्रोल नहीं है तो कार का फिर बेकार मामला है, या पेट्रोल है और कार नहीं है तो पेट्रोल का कोई अर्थ नहीं आता है। तो यहाँ दोनों की जॉइंट यानी जॉइंट, जैसे पेन और स्याही, अगर पेन के अंदर स्याही नहीं रहेगी तो फिर पेन किस काम करेगा। तो यहाँ पर्टिकुलर जॉइंट डिमांड रहती है संबंधित वस्तुओं के अंदर, पूरक वस्तुओं के अंदर, और इन दोनों में रिलेशन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। जनरली इसका जो है मांग अगर वगैरह वो ऋणात्मक डाल का बनेगा और स्थानापन्न का बनेगा वो धनात्मक बनेगा। कि जैसे जैसे बाजार के अंदर पेट्रोल के भाव बढ़ जाते हैं तो कारों की मांग कम हो जाती है, और पेट्रोल सस्ता हो जाता है तो ज़्यादा लोग कार लाते हैं, उसकी मांग बढ़ जाती है। तो उन वस्तुओं की कीमतें भी उस वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। जैसे एग्जांपल दिया ना, ये मान लीजिए चाय की मांग है, या हमने एग्जांपल लिया जैसे पंखे की, तो पंखे का जो प्रतिस्थापन वस्तु कौन सी होगी, कूलर हो गई, एसी हो गई। तो अगर मान लीजिए कूलर की कीमतें और एसी की कीमतें बाजार में उतार चढ़ाव हो रहा है तो डेफिनेटली जो है पंखे की मांग भी प्रभावित होगी। जैसे बाजार के अंदर मान लीजिए ये पंखे की कीमत है, ये पंखे की मांग है। अब पंखे की कीमत में अचानक परिवर्तन आ गया, पंखा जो पहले 2000 का मिल रहा था वो अब 10,000 का हो गया। तो लोग क्या करेंगे, उस पंखे की कीमत को देखकर उसके जो वैकल्पिक वस्तु है, जैसे कूलर है वो 5,000 में मिल रहा है, तो लोग पंखा ने लाकर कूलर लाएंगे, क्योंकि बाजार के अंदर पंखा ज़्यादा महंगा हो गया है। तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे किसको, कूलर को। तो सेम वही प्रोसेस है कि भाई बाजार के अंदर मान लीजिए उसकी कीमतें बढ़ जाती है तो उसके जो प्रतिस्थापन वस्तु होती है उन वस्तुओं की कीमतें भी इसकी मांग को प्रभावित। तो ये पी वाई का मतलब है संबंधित वस्तु की कीमत, इसकी कीमतें भी जो है उस वस्तु की मांग को प्रभावित कर रही। और तीसरा उसने फैक्टर लिया है वाई यानी उपभोक्ता की आय। जैसे मान लीजिए उस उपभोक्ता के पास पहले आय कम थी, महीने के 10,000 कमा रहा था, अब अचानक मान लीजिए उस उपभोक्ता के पास महीने के 50,000 कमा रहे हैं, यानी आय बढ़ गई। तो जैसे ही आय में वृद्धि होती है तो ऑटोमेटिक वो उस वस्तु की मांग को बढ़ा देगा, क्योंकि इनकम बढ़ रही है। और उसका रिवर्स भी इफेक्ट पड़ता है, उल्टा भी पड़ता है। अगर आय घट जाती है तो उसकी मांग भी घटेगी, वो भी इफेक्ट पड़ेगा। इसमें भी आगे एक लंबी कहानी है। तो कुल मिला के अपने को 3 बातों को ध्यान में रखना है। ये जो अवधारणा दी थी वो हिक्स और एलन मोदे ने दी थी। ये डिमांड फंक्शन है, वो हिक्स और एलन, हिक्स एंड एलन मोदे द्वारा ये जो है 3 कारकों को देखकर आधार पर तीनों, यानी उसी वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय, ये 3 स्वतंत्र मांग निर्धारक चर है जिनके कारण से वस्तु की मांग प्रभावित होती है। ये मांग फलन का दूसरा रूप था। और आज हम आधुनिक बाजार के अंदर जाते हैं तो जैसे पहले यहाँ 100% इस कीमत का रोल इस 100% डिमांड पर था, वो घटकर इन तीनों में डिवाइड हो गया, फिर आधुनिक रूप से सब में डिवाइड हो गया। तो जिसका जितना ज़्यादा रेशियो, जो ज़्यादा इफेक्ट डालता है, उसी के अकॉर्डिंग मांग चेंज हो जाती है। अब आधुनिक मांग फलन में कहेंगे केवल उस वस्तु की कीमत ही प्रभावित नहीं करती है, उसके अलावा और भी ऐसी अनेक बातें हैं, अनेक स्वतंत्र मांग निर्धारक चर है जिसके कारण से उस वस्तु की मांग प्रभावित होती है। तो जैसे
उसी वस्तु की कीमत यानी पंखे की कीमत, कूलर की कीमत, उपभोक्ता की आय, फैशन बढ़ गई है, फैशन चेंज हो गई है। पहले बिना पंखा भी आराम से आदमी नींद लेता, लेकिन नहीं, पड़ोसी के घर में पंखा लगवा तो हमारे भी पंखा लगाओ। उसी प्रकार से हैबिट, आदत, यानी बिना पंखा में नींद नहीं आती है, ये आदत में आ गया है। बिना फोर व्हीलर हम ऑफिस नहीं जा सकते हैं, ये हैबिट हो गई है। तो उसके अकॉर्डिंग भी उसकी मांग बढ़ती है। फिर टेस्ट यानी उसकी रुचि में भी चेंज हो गई है। पहले पसंद अलग थी, अब पसंद अलग हो गई। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रहा है। तीसरा, उसके बाद में पॉपुलेशन बढ़ गई है, जनसंख्या भी बढ़ती हो गई है। जनसंख्या पहले कम थी, अब ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे एन वेरिएबल्स हो सकते हैं जो वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। यानी ये आधुनिक मांग फलन है। यहाँ धीरे धीरे आज मार्शल का जो मांग का नियम है वो असफल हो रहा है। एक तरफ बाजार में कीमतें आसमान छू रही है, लेकिन दूसरी तरफ खरीदने वालों की भी लंबी कतार है। तो फिर मांग का नियम कहाँ लागू हुआ? यहाँ वो एक्सेप्शन केस होने लग गया है। क्यों? क्योंकि इस कीमत का जो रोल है वो गौण हो गया है, इन चरों का रोल ज्यादा होने लग गया है। इस कारण से मार्शल का जो मांग का नियम है कहीं कहीं जगह हमें थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, खरीदने में स्थिति हो जाती है। तो आजकल फैशन हो गई है, हैबिट हो गई है, गवर्नमेंट पॉलिसियां चेंज हो गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, संबंधित वस्तु की कीमतों में परिवर्तन हो गया है, उपभोक्ता की आय में चेंजेज हो गया है, जिसके कारण से भी उसकी मांग प्रभावित रहती है। तो इस प्रकार से ये उसका एक इतिहास रहा है मांग फलन का। 1890 में अल्फ्रेड मार्शल द्वारा जो दिया गया था मांग फलन, एवरीथिंग इज कांस्टेंट के कंसेप्ट पर, वो धीरे धीरे हिक्स और एलन के महोदय द्वारा इन 3 मांग निर्धारक चरों को लिया गया, उसी के आधार पर यह बताया गया। फिर तीसरी चीज है जो आधुनिक आज हम देख रहे हैं बाजार के अंदर मांग फलन का रूप, वो इस प्रकार से है कि बहुत सारे एन वेरिएबल्स हो गए हैं जो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। इन सब का एक एक का जैसे मैंने पार्ट है, लेकिन मोटे रूप से जो है ये 3 चर वाला जो है इनका ज्यादा अध्ययन होता है। एक स्वयं की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय। इन 3 चरों के आधार पर भी आगे पढ़ेंगे। ये मांग की 3 लोच के प्रकार बन जाते हैं। इसमें परसेंटेज चेंज होगा, जिसके कारण से इसमें परसेंटेज चेंज होगा, उस आधार पर करेंगे हम मांग की कीमत लोच। इसमें परसेंटेज चेंज होगा, जिसके कारण इसमें भी परसेंटेज चेंज होगा, उसको हम बोलेंगे मांग की तिरछी अथवा आड़ी लोच। यानी केवल इस मांग फलन से सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। जो समझ डेवलप होती है, जो समझ देखने वाला है, केवल फंक्शन अगर मान लीजिए फलन को अच्छी तरह से समझ लिया है, उसी के साथ थीम को हटा दी है, तो लगभग पूरी अर्थशास्त्र पढ़ने में ज़्यादा उसको दिक्कत नहीं आएगी। मैन उसकी जड़ से कहाँ निकल रही है वो सारी चीज़ें बताती ऑटोमेटिक। अब आप जाके देखिए सभी किताबों के अंदर जो जो हार्ड किताबें मान लीजिए कंसेप्ट समझ में नहीं आया, कोई भी किताब उठाकर आज देख लीजिए, उसको आसानी से सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। किस प्रकार से मांग फलन बनता है, मांग बनता है, ये सारी चीज़ उसी से रिलेटेड आएगी। तो ये तीनों स्टेप इसके बता दिए गए कि किस प्रकार से जो है अलग अलग जो है समय के आधार पर जो है मांग फलन का हम कैसे कैसे निर्धारण करें और उनका प्रारूप किस प्रकार से सिद्ध होता है। तो पूरा एक व्यवस्थित तरीके से क्रमिक रूप से हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। कहीं भी जो है उठपटांग नहीं होनी चाहिए, व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ता जाएंगे। अब अगला इसका कंसेप्ट रहता है, सब मांग फलन से निकलता है, मांग में संकुचन व विस्तार। और इसी के साथ में एक रहता है नेक्स्ट अगला, वो रहता है मांग में वृद्धि व कमी। ये 4 कंसेप्ट है और 4 कंसेप्टों का ये सारा समझने का खेल एक ही केवल डिमांड फंक्शन से है। डिमांड एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, वाई एफ एच टी, इस प्रकार से एन वेरिएबल्स।
अब ये इस मांग फलन के आधार पर ध्यान दीजिए, बहुत बेसिक चीज मैं बता रहा हूं इसमें। ये जो ऊपर वाला संकुचन अथवा विस्तार है, वो संकुचन अथवा विस्तार वाला केवल इस वस्तु की मांग और इस वस्तु की स्वयं की कीमत, स्वयं की कीमत में जो चेंजेज आया है, जहां चेंज शब्द आता है, परिवर्तन आता है, या तो इसकी कीमत बढ़ेगी या इसकी कीमत घटेगी। तो इसकी कीमत के कारण से इसकी मांग में जो परिवर्तन आता है उसको हम बोलेंगे संकुचन अथवा विस्तार। बाकी ये सारी चीज कांस्टेंट रह जाएगी। तो ये पहला वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। मांग में संकुचन विस्तार किससे होगा? उस वस्तु की स्वयं की कीमत में बदलाव के कारण से वस्तु की मांग मात्रा बदलती है, उसको हम बोलेंगे मांग में संकुचन अथवा विस्तार। जैसे मान लीजिए कीमत कम हो गई, पंखे की कीमत घट गई, तो पंखे की मांग बढ़ जाएगी, इसको बोलेंगे मांग में विस्तार। और मान लीजिए पंखे की कीमत बढ़ गई, जिसके कारण से मांग पहले की अपेक्षा कम हो गई, इसको हम बोलेंगे मांग में संकुचन। यानी ये मांग में संकुचन हो गया, पहले की अपेक्षा मांग कम हो गई। मेन जो याद रखने की बात है वो ये है कि स्वयं की कीमत में बदलाव के कारण एवरीथिंग इज कांस्टेंट, यानी अन्य बातें समान रहेंगी। यानी संबंधित वस्तु को हम नहीं देखेंगे, उपभोक्ता की आय को हम नहीं देखेंगे, फैशन को नहीं देखेंगे, आदत को नहीं देखेंगे, रुचि को, पसंदगी को नहीं देखेंगे। इस प्रकार एन वेरिएबल की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। हमें केवल उस वस्तु की स्वयं की कीमत में, स्वयं की कीमत बढ़ जाती है, जिसके कारण से उसकी मांग मात्रा में क्या हो जाती है? पहले की अपेक्षा कमी हो जाती है। इसको कहेंगे मांग में संकुचन। स्वयं की कीमत में पहले की अपेक्षा कमी हो जाती है, जिसके कारण उसकी मांग में पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है, तो उसको हम बोलेंगे मांग में विस्तार। देखिए बिल्कुल बारीकी कंसेप्ट है, उस चीज को समझ लीजिए। अब ये सेकंड जो कंसेप्ट होता है, मांग में वृद्धि अथवा कमी शब्द लिखा हुआ है, इंक्रीज एंड डिक्रीज का मामला आता है, तो क्या करना है? इसको भूल जाना है। स्वयं की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन मांग के जो अन्य निर्धारक चर है, मांग के जो अन्य निर्धारक चर है, जैसे संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, फैशन, हैबिट, टेस्ट, पसंदगी, पॉपुलेशन वगैरह, वो सारे चीज बढ़ जाती है या घट जाती है, जिसके कारण से उसकी मांग प्रभावित होती है। पहले की अपेक्षा मांग ज्यादा बढ़ जाती है या पहले की अपेक्षा मांग कम हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं मांग में वृद्धि अथवा मांग में कमी। यानी चार कंसेप्ट है, बिल्कुल इस एक फंक्शन से सारी चीज क्लियर हो जाएगा। जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे आप, ये इस चीज को थीम पकड़ लेना है कि मांग फलन के अंदर मैंने जो चीज बताई है, किताबों के अंदर 2-2 पेज 3-3 पेज भरा है, लेकिन उसका मेन कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है, सार क्या है, तो 5 बार पढ़ने के बाद में एक ही जो है 2 लाइनों में इसका पूरा जवाब मिल जाता है। कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं होता, कंफ्यूजन होना कि कंपटीशन में घूम घूम के सवाल आते हैं। सेकंड ग्रेड के अंदर आता है कि मांग में वृद्धि होती है स्वयं की कीमत में बदलाव के कारण, संबंधित वस्तु की कीमत के बदलाव के कारण, दोनों में परिवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो सीधा सा जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो सवाल है वो सही नहीं होंगे। तो छोटी और सरल और सहज अवधारणा है, उन अवधारणाओं को समझो पहले, और जैसे चीज को समझा दिया गया है वो जिंदगी में वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें कम जरूर पढ़ना है, लेकिन अच्छी तरह से पढ़ना है। कंसेप्ट जो है, अवधारणा है, वो अवधारणा को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब तक अवधारणा नहीं समझोगे आप, 5 महीना 6 महीना 2 साल तक चक्कर काटते रहो, उसके इर्द गिर्द घूमते रहो, कभी एक चीज रटी दूसरी भूल गए, कहीं यहाँ से याद किया तो ये भूल जाते हैं, क्योंकि उसमें तारतम्यता नहीं रहती है। कर्मिक रूप से उस चीज को आप जोड़ नहीं पाते हैं। ये एक व्यवस्थित तरीके से, जाने मैंने आज जो डिमांड का टॉपिक स्टार्ट किया है, उसकी बेसिक जड़ से लेकर स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें आगे बढ़ रही है। कहीं भी जो हिलने की जरूरत नहीं है। क्या क्या चीजें आती है, कहाँ कहाँ से आती है, उन सारा मंथन करके एक व्यवस्थित तरीके से आपके सामने पुटअप किया है, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार से दिक्कत है। अब इससे रिलेटेड सारे भी क्वेश्चन हैं, आप जहाँ जहाँ मिलते हैं प्रैक्टिस के वर्क, उसको निकालो आप। और मान लीजिए ऐसे कोई क्यूरीज है, कहीं उटपटांग सवाल आता है, सारी चीजें थोड़ा कभी कभी डीपले में ही चला जाता है, तो उसकी एक्स्ट्रा और भी सारी चीजें होगी, क्लासें होगी, उसमें थोड़ी और डिटेल जाएंगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी।
लेकिन जहाँ जहाँ 90% मोटे मोटे जो क्वेश्चंस आते हैं, जो ऊपर की सारी चीज़ें हैं, कैसे इसकी एंट्री होती है, कैसे आपस में दोनों चीज़ें तीनों चीज़ें कोरिलेटेड होती है, ये सारी बातें इनमें क्लियर हो जाती है ताकि कहीं भी दिक्कत नहीं आती है। तो ये चारों कंसेप्ट जो है ये क्लियर हो जाए ना, इसी के आधार पर अब इसकी छोटी सी तालिका बना लो, उसको चित्र बना लो, ताकि सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी भाई किस प्रकार से संकुचन हो रहा है मांग में, किस प्रकार मांग में विस्तार हो रहा है, उसी प्रकार से मांग में किस प्रकार से वृद्धि हो रही है और किस प्रकार से उसमें कमी हो रही है, उनके आधार पर इसका निर्धारण कर लेंगे। तो ठीक है, इसका जो बेसिक नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर हम व्यवस्थित तरीके से इसकी टेबल बना लेंगे, टेबल बनाने की इसकी तालिका बना लीजिए और उसके बाद में फिर अगला स्टेप में ये सारी चीज़ क्लियर कर लेंगे। तो कुल मिला के इन सारी बातों का इन व्यवस्थित क्लासों के अंदर आप अच्छी तरह से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त फ्रेंड्स और ग्रुप में उसमें जो है शेयर कीजिए और सर्किल कीजिए कि बाजार के अंदर सारी चीज़ें मार्केट वाइज है, लेकिन आपको किसी भी विषय की विशेषज्ञता कहाँ मिलेगी, बेसिक कंसेप्ट कहाँ मिलेगा, वो आप खुद उस क्लास जब लाइव ज्वाइन करेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि कहीं भी जो है डिफरेंस पैदा नहीं हो रहा है। सहज तरीके से जैसे भी धीरे धीरे पानी कैसे निकल रहा है ऊपर से ढलान की तरफ से आ रहा है, वो सारी चीज़ें सहज है और साथ साथ करते जाइए। जिंदगी में हमेशा के लिए इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। और जितने भी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट वाले हैं, मैंने कहा कि जिनके बीए में अर्थशास्त्र विषय नहीं रहा है या सीनियर में नहीं रहा है, उन परीक्षार्थियों के लिए एक बहुत ही जटिल और कॉम्प्लिकेट मामला रहता है, क्योंकि जब तक अर्थशास्त्र की टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में नहीं बैठेगी तो आप 10 प्रकार की पुस्तकें लेके समीक्षा लेके आएंगे, क्या करेंगे, लेकिन जब आपको जीडीपी का अर्थ मालूम नहीं पड़ेगा, जैसे मांग की अवधारणा का मालूम नहीं पड़ेगा, एनएनपी क्या चीज़ है, पीआई क्या चीज़ है, किसको मुद्रास्फीति कहेंगे, किसको बेरोजगारी कहेंगे, आंकड़े कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, और वहाँ ही मेरिट निर्धारित होती है। आप सारे सब्जेक्ट की बहुत जो है 90% बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में जो आके डुबाने का जो काम कर रहा है वो अर्थशास्त्री करता है। जिनके बीए में रहा उनको बहुत बढ़िया, वो एडवांस में रहते हैं, 20-25 क्वेश्चन में से बेसिक चीज़ जो है करते हैं, और इस प्रकार से जो है लास्ट के अंदर जो है आप सारा जो है शेयर करना, जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूले, बार बार जो है अपने ग्रुप में कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लीजिए थैंक्स का निशान लगा के और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, ताकि इस चीज़ को ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और जो भी आपके कमेंट्स है, मान लीजिए कहाँ कोई आपको दिक्कत हो रही है, किसी प्रकार से कंसेप्ट नहीं हो सकता है, तो उन कंसेप्ट को हम वापस अगली नेक्स्ट क्लासों में लाएंगे और एक व्यवस्थित तरीके से जहाँ जहाँ आपके डाउट है, जो आपकी क्यूरीज है, उन क्यूरीज को हम डाउट पूरा करेंगे। बेसिक मैंने कहा नहीं, अर्थशास्त्र के रूप में आप निश्चिंत हो जाएंगे, हमारा पिछले 10-15 सालों का किया हुआ काम है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ये सब डिबेट चर्चाओं के कारण से सारा उभर के सामने आएगा, ताकि आप कभी भी जो है अर्थशास्त्र से संबंधित जितना भी जो डर है, फोबिया है, भय है, वो आप में क्लियर हो जाएगा। और विशेष रूप से एक मोटी बात मैं बता देता हूँ कि हर कोई फैकल्टी अर्थशास्त्र में बहुत ही कम अवेलेबल रहती है, क्योंकि अर्थशास्त्रियों के पास समय बहुत कम रहता है और कुछ नहीं है। लेकिन ये मेरा एक पर्सनली जो है इंटरेस्ट है कि भाई मान लीजिए मैंने इतनी स्टडी की है, सारा मेरे पास ज्ञान है, तो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाके शेयर करूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो और ज़्यादा से ज़्यादा इनका एडवांटेज मिले। यही मेरी एक मूल धारणा रही है, उसी के आधार पर हमारी एक पूरी टीम वर्क जो है काम कर रही है। और हम निश्चित रूप से, आप श्योर रहिए, आने वाले भावी समय में जैसे भी आपकी आगे वांट्स आएगी, सारी प्रतियोगिता आएंगी, सभी प्रतियोगिता, चाहे एसआई का हो, चाहे सेकेंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे आरएस हो, चाहे आईएएस हो, उन सभी में हम निराकरण करेंगे। हमारी एक पूरी टीम वर्क कर रही है और सभी सब्जेक्ट से संबंधित जो भी आपकी डिफिकल्टीज है, हम उनको सॉल्यूशन और अंतिम लास्ट उसको परिणाम तक हम पहुंचाने की ऐसी हमारी कामना है। थैंक यू, धन्यवाद।